बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो आज दो फैसले आए हैं और दोनों बड़े फैसले हैं। एक फैसले के बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये फैसला आने वाला है, और ये फैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे, और थोड़े दिन पहले से काफी शोर मच गया था इन फैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही, यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा है, आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सजाएं सुनाई गई थी, चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी, और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाए। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को, और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई, और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया, 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसला फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सजा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन लीडर है वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए हैं। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सजा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है, उनको सजा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, उन्हें सजा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले एमएनए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साहबजादा आमिर रजा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वजीर साहब का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सजा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं, उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सजा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये आईएसआई के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो आईएसआई का दफ्तर है, वहां पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था आईएसआई के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया जी ये तो हमला कर रहा था आईएसआई के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे, स्टार गवाहान। कभी ये मेज के नीचे छुप जाते हैं, कभी सोफे के नीचे छुप जाते हैं। और ये जो गवाहियां हैं, ये एक तो 4 मई के हवाले से है, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, इसको ये क्लेम किया जाता है, और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई। हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वकूए की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीब सूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर, इतने खराब और इतने फारग किस्म के मामलात के ऊपर जजेस सजाएं सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराज सेनेट के अंदर, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा आमिर रजा, कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे, सारे उड़ा दिए पकड़ के, और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का।
तहरीक इंसाफ ये जो सजाएं दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई है 9 मई के अंदर सजाएं, तो ये हो चुकी है कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियन अब तक सजा में फारिग हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीजें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। और मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहां उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीजें खोलकर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के 7 झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ में से और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाजों के लिए और ये सीज फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी। अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वजारत खारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पे रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर लिया है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीजें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो यह है कि अमन हो रहा था और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी जबरदस्त चीजें ईरान से मनवाकर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आजादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी, लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा
کہ امریکی صدر کی جانب سے 1 گھنٹے میں کیے گئے 7 دعوے سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں. یعنی 7 چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں وہ 7 کی 7 غلط ہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے ان چیزوں کے اوپر بتایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کا جو بیان ہے یا انٹرویو ہے اس کو آپ پڑھ لیں, آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. ایرانی موقف آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جھوٹے بیانیے کے ذریعے جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی مذاکرات میں کسی نتیجے پہ ایسے وہ پہنچ سکے گا. ان کے مطابق ایران کے خلاف اگر محاصرہ جاری رکھا گیا تو آبنۂ ہرمز کھلی نہیں رہے گی. یہ ہے جی سب سے امپورٹنٹ بات. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنۂ ہرمز کھل گئی ہے, جبکہ امریکہ کا بلاکیج جو ایران کے حوالے سے ہے وہ جاری رہے گا. تو اس پہ ایران نے کہہ دیا جی اگر آپ کا بلاکیج جاری رہے گا تو پھر آبنۂ ہرمز بھی نہیں کھلی ہے. تو اب امریکہ کو پہلے بلاکیج ختم کرنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسا آدمی ہے وہ صبح اناؤنس کر سکتا ہے, یعنی وہ آج کے دن میں اناؤنس کر سکتا ہے کہ جی میں بلاکیج ختم کر رہا ہوں, آبنۂ ہرمز بھی کھلی ہوئی ہے, اب بلاکیج رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو وہ فیس سیونگ لینے کی کوشش کرے گا, لیکن اگر وہ اس کو ڈیلے کرے گا تو یہ ان کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا دعویٰ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, دیکھیں 2 بڑے دعوے کیے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے. یہاں پہ تو انہوں نے 7 بتا دیے, گنوا دیے کہ 7 دعوے 7 کے 7 غلط ثابت ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن ہم 2 بڑے دعووں کی بات کرتے ہیں اس ویلاگ میں. پہلا بڑا دعویٰ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کھل گئی ہے مکمل طور پہ سب کے لیے اور ہمارا بلاکیج جاری رہے گا. ایران نے کہا نہیں, آپ کا بلاکیج ہوگا تو آبنۂ ہرمز بند رہے گی, اور آبنۂ ہرمز کھلی ہے ایران کے زیر کنٹرول. یعنی ایران یہ ڈیسائیڈ کرے گا, جو روٹ ایران دے گا اس سے جہاز گزریں گے, ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر کے گزریں گے, ہمارے کنٹرول میں رہے گا. یہ ایران نے کلیئر کیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جو امریکہ کے لیے ایک وار ٹرافی ہے کہ جناب یہ ہم نے جیتنا ہے ہر حال میں, وہ ہے کہ وہ یورینیم لے کر چلے جائیں, جو انریچڈ یورینیم ہے وہ اس کو وہاں سے لے جائیں. اب اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ کلیئرٹی آ جائے. وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جس کا لنک شیئر کیا ہے باقر کالیباف نے, وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایران enriched uranium is not going to be transferred anywhere under any circumstances. کہ ایران کی جو افزودہ شدہ یورینیم ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی, اس کو ملک سے باہر نہیں بھجوایا جائے گا. اور یہ جو اگلا جملہ ہے نا اس پہ ہے سارا زور. اس میں وہ کہتے ہیں کہ just as Iranian soil is sacred so is enriched uranium. وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے لیے ایرانی سرزمین مقدس ہے ویسے ہی یہ یورینیم بھی ہمارے لیے ہے. یعنی یہ یورینیم ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے ایرانی سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے. یہ ہیں وہ 2 چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط ثابت ہوئیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر یورینیم نہیں ملتی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور کیا کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اگر میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی سلوشن نکلے گا تو وہ یہ ہوگا کہ ایران یہ ساری یورینیم ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے ایک انٹرنیشنل طریقہ کار کے تحت اس کو نگرانی میں لے آئے گا کہ جناب یہ وہ یورینیم ہے جس سے امریکہ کو پرابلم ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنا لیں گے, ہمارے پاس تو پہلے ہی فتویٰ ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے, لہذا یہ یورینیم پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ آگے نگرانی کر لیں اور اس کے اوپر انٹرنیشنل نگرانی کا جو پورا میکینزم ہے وہ اس کے اوپر آپ لگا دیں, اور ہم آپ کو ہر مہینے یا جو بھی ٹائم ہوگا اس کے حساب سے آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں, آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایران کوآپریٹ کرے گا, لیکن اس کے بدلے میں ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانی پڑیں گی. یہ ناظرین جو دونوں چیزیں تھیں ان پہ میں نے آپ کے سامنے جو اس وقت ریسنٹ سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بڑا دلیری والا سٹیٹمنٹ مذاکرات کے بیچ میں باقر کالیباف نے دیا. کسی بھی جگہ پہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران کوئی ہارا ہوا ملک ہے, یا کسی جگہ پہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران کو اتنی مار پڑی ہے یا ایران پہ اتنے بم گرے ہیں. بڑی انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے اور ایرانی عوام جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑی ہے. جہاں پہ بھی کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر باہر آ جاتے ہیں. ایرانی فارن منسٹری نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ یورینیم ملک سے باہر بھیجنا ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب آ جائیں ناظرین پاکستان پہ. پاکستان کی تعریف کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم کی تعریف کی, پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی انہوں نے بہت تعریف کی, ماضی میں بھی وہ یہ تعریفیں کرتے رہے ہیں. تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. اب شہباز شریف صاحب نے جو شکریہ ادا کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب صدر میں پاکستان کے عوام, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اپنی جانب سے آپ کے مہربان اور شائستہ کلمات پر دلی اور گہرے احساس تشکر کا اظہار کرتا ہوں. یعنی بہت شکریہ ادا کیا.
پاکستانی عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر دیا، حالانکہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. عوام کی طرف سے شکریہ تو وہ وزیر اعظم ادا کر سکتا ہے نا جس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہو. ان کو تو ووٹ ہی نہیں ڈالے لوگوں نے، یہ تو زبردستی لا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حکومت میں بٹھا دیے. تو یہ حقیقت تبدیل تو نہیں ہو جائے گی اس سے.